नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से 163 करोड़ रुपए की वसूली करने का आदेश जारी हुआ है और ये जो वसूली है ये उन सरकारी विज्ञापनों की है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दूसरे स्टेट्स में छपवाए या अखबारों में छपवाए, जबकि उनकी छपवाने की आवश्यकता नहीं थी। इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा हुआ है पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब चूंकि वसूली 10 दिन के अंदर करने का नोटिस जारी हुआ है तो ये मामला और भी गंभीर हो गया है। हालांकि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने इस पर अपना प्रतिरोध जताया है और उन्होंने ये कहा है कि साहब ये एक राजनीतिक मामला है और हम इस मामले को लेकर देखेंगे। कोर्ट में जाने की बात पर उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि बैकफुट पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस मामले पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ब्रजेश सिंह दिल्ली से। ब्रजेश जी 3 दशक से पत्रकारिता में एक्टिव हैं और दिल्ली में दैनिक जागरण के ब्यूरो के चीफ भी रह चुके हैं लंबे समय तक। उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता इस बारे में जानकारी के लिए। ब्रजेश जी बताइए क्या मामला हुआ है जरा। देखिए, ऐसा है कि इधर लगातार एक चलन बढ़ा है। सरकारें, जो लोग सरकार में होते हैं, वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सरकारी खर्चे पर लगातार विज्ञापन देते हैं और यहाँ तक कि अब एक राज्य से, जिस राज्य की सरकार होती है उस राज्य तक सीमित न रह करके देश के दूसरे राज्यों में जहां वह चुनाव लड़ने जाते हैं और कोई राजनीतिक उनका हित होता है, उन राज्यों में भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं। और यह पैसा खर्च करना कहीं से भी उस राज्य के कल्याण के मकसद से नहीं होता है या उस राज्य की किसी योजना के प्रचार प्रसार के मकसद से नहीं होता है। इसका मकसद सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेताओं को दूसरे राज्य में जहां विज्ञापन दिए जा रहे हैं उनके राजनीतिक हित साधना होता है। निश्चय ही यह एक बहुत खराब परंपरा है और अब देखने में आ रहा है कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं जिनका एक ही राज्य तक अपना आधार सीमित है, दूसरे राज्यों में अपना आधार बढ़ाने के लिए अनावश्यक और जरूरत से बहुत ज्यादा विज्ञापन देना शुरू कर दिए हैं। उनका बजट इतना ज्यादा होता है कि राज्य के दूसरे कामकाज प्रभावित होने लगते हैं। इस पर कोई अंकुश अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। निश्चय ही ये पहली बार दिल्ली का ये मामला सामने आया है। इसमें सरकार की ओर से, उपराज्यपाल की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उनसे अब यह विवाद सार्वजनिक हुआ है कि सरकारें किस तरीके से धन का उपयोग लोगों के गाड़ी कमाई के, जो सरकार की या जनता की भलाई के लिए रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसको राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। जी, तो इसमें ये जो मामला है, आपने तो जैसे बताया कि सभी राज्यों में ऐसा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल वाले मामले में अलग क्या है? अरविंद केजरीवाल के मामले में है कि अरविंद केजरीवाल एक छोटे से राष्ट्रीय राजधानी के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रव्यापी हो रही हैं। तो दिल्ली के संसाधन के अलावा उनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो दिल्ली के संसाधनों को जो दिल्ली की जनता पे खर्च होना चाहिए उसका बड़े पैमाने पर वह दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो बड़े पैमाने पे पंजाब में उन्होंने विज्ञापन जारी किए, गुजरात में चुनाव थे तो गुजरात में जारी किए, उत्तराखंड में चुनाव थे तो उत्तराखंड में जारी किए, अभी हिमाचल में चुनाव थे तो हिमाचल में जारी किए। इस तरह से विज्ञापन देने की एक पूरी लाइन लगा देते, झड़ी लगा देते हैं। यह एक तरह से सरकारी पैसे पर चुनाव लड़ने का मामला है। क्योंकि सरकार में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। राज्यों में, राज्य की सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, वहां कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन दिल्ली में पूरी तरह से यह अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं है। यहाँ पर उपराज्यपाल बैठा हुआ है जो सरकार की दूसरी चीजों पर अपनी एक पकड़ रखता है। जब उपराज्यपाल के समक्ष मामला आया कि 93 लाख रुपए करीब उन्होंने खर्च किए थे, जिस पर ब्याज और दूसरी चीजें लगा के अभी 1,63 करोड़ का जो है मामला बना है और इस मामले में नोटिस दिया गया। इसमें तकनीकी पेच हो सकती है, लेकिन नैतिक रूप से देखा जाए तो सरकार का एक बहुत गलत काम है। आप 163 करोड़ रुपए या 90 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का पैसा उठा करके आप दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने में खर्च कर रहे हैं, वहां विज्ञापन दे रहे हैं, मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए। यह बहुत बुरी बात है। इस चीज पर निश्चय ही अंकुश लगना चाहिए। अंकुश लगाने के तरीके पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि दिल्ली का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है राज्यपाल के अधिकार और मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर के। लेकिन इस विवाद के चलते सरकार के इस फैसले को कहीं से नैतिक या उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार की तरफ से गलती हुई है। कार्रवाई करने का जो भी तरीका हो, राज्यपाल करे, कोर्ट करे या सेंटर की सरकार करे, लेकिन एक गलत तरीके से पैसा खर्च हुआ है।
इस तरह की चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। इस बारे में संभवतः पहले कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, आप इस तरह से राज्य के संसाधनों को बाहर नहीं खर्च कर सकते हैं। अब इसमें उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है और दिल्ली सरकार के ही एक विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी सरकार को कि 10 दिन में वो पैसा जमा कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी एक वैधानिकता का सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो जो केंद्र बनाम राज्य चलता रहता है वो विवाद होगा, लेकिन यह अनैतिक है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए, दूसरे राज्य भी इस चीज से सबक लें कि राज्य अच्छा के ब्रजेश जी, संसाधन को इसमें दूसरे ये राज्यों में बताइए ले कि जाकर इसमें आपने जैसे बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय होता है, जो डीआईपी कहते हैं इसको, हाँ। ये असल में ये किस तरह की अथॉरिटी है और इस पर किसका नियंत्रण है? देखा जाए, देखिए अब एक्चुअली अब दिल्ली का मामला तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दिल्ली में सरकार के कौन से पावर जो है एलजी के पास है, कौन सी पावर मुख्यमंत्री के पास है, इसको लेकर सदैव विवाद रहा है। लेकिन सामान्य तौर पर यह सरकार के कामकाज को प्रचार प्रसार करने वाला विभाग है जो सभी राज्यों में होता है, और राज्य में जो भी सरकार के कदम होते हैं, कार्रवाई होती है, उनके विज्ञापन करने का काम, उनके प्रचार प्रसार करने का काम यही विभाग करता है। निश्चय ही इसी विभाग ने विज्ञापन भी जारी किए होंगे। विज्ञापन सीधे नहीं छपे, विज्ञापन जो दूसरे राज्यों में गए होंगे इन्हीं विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजे गए होंगे। अब एक तकनीकी सवाल ये आएगा कि उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी थी जो राज्य के बाहर के विज्ञापनों में, राज्य के बाहर के अखबारों में और जो है न्यूज चैनलों को विज्ञापन दे रहे थे। लंबी जांच होगी तो वो भी फंसेंगे। अब उसमें देखना होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह का आदेश था या मौखिक निर्देश था, वो सारी चीजें। इसमें दरअसल क्या है ब्रजेश जी कि इसमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आई थी, उसके आधार को बनाते हुए इन्होंने 2016-17 का असेसमेंट किया है। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से 1 वर्ष का है, अभी उसके बाद का, उसके पहले का हिसाब नहीं हुआ। ये वही पंजाब चुनाव के पहले की बात है, पंजाब चुनाव के ठीक पहले जो विज्ञापन गए थे उन्हीं का मामला है। लेकिन चूंकि निश्चय ही विज्ञापन आम आदमी पार्टी ने नहीं जारी किया होगा, विज्ञापन मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी नहीं जारी हुआ होगा, निर्देश चाहे जहां से हो, जारी तो डीआईपी के अफसरों ने ही किया होगा, क्योंकि वो रूटीन में काम करने का ये काम प्रचार प्रसार का उन्हीं का है। अब सवाल ये है कि उस कार्रवाई की जद में आम आदमी पार्टी को तकनीकी तौर पर कैसे लिया जाएगा, क्योंकि सरकार और पार्टी दो अलग अलग चीज है। विज्ञापन सरकार ने जारी किया है, सरकार में बैठे मंत्रियों और मुख्यमंत्री के निर्देश पे जारी हुआ होगा, विभाग के अफसरों ने अपने साइन से जारी किया होगा। तो सबसे पहले इन मंत्रियों की और विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी बनेगी। अगर उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया है तो एक लंबा प्रोसेस है, उसको साबित करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की उसमें क्या भूमिका रही पार्टी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और पार्टी का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए नैतिक रूप से तो जिम्मेदारी पूरी तरह पार्टी की भी बनती है। लेकिन कागजों पे कितना साबित हो पाएगा यह विवाद का विषय होगा। निश्चय ही मामला कोर्ट में जाएगा कार्रवाई शुरू होने के बाद, और कोर्ट से क्या फैसला होगा देखना होगा। लेकिन इस मामले में आज की डेट में केजरीवाल सरकार जो है अपने बचाव की मुद्रा में है और इस चीज को नैतिक रूप से साबित नहीं कर सकती है। वो तकनीकी तौर पर बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में विज्ञापन छपवाते हैं या दूसरे राज्यों में विज्ञापन देते हैं, ऑल इंडिया विज्ञापन देते हैं, वो भी अनैतिक है। लेकिन एक अनैतिक काम से आप अपने अनैतिकता का बचाव नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसमें ब्रजेश जी, इसमें कुछ चीजें इस तरह की सामने आई हैं कि विज्ञापन ऐसा नहीं है कि आपने लोहड़ी की शुभकामनाएं दी, वो तो सब पूरे देश में आप दे सकते हैं, आपको अधिकार है देने का। लेकिन कुछ विज्ञापन इस तरह के छापे गए हैं दूसरे राज्यों में कि उसमें दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर के तस्वीरें थी और आप आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए लोग नजर आए थे। इवन इस तरह के विज्ञापन भी थे कि दिल्ली में पेटीएम होनी है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है नगर निगम के स्कूलों में, उसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में, इवन इस तरह के विज्ञापन जो केवल स्पेसिफिक दिल्ली में ही छपने चाहिए थे, वो भी दूसरे राज्यों में छपवाए। देखिए, उसके लिए बहुत सारे लोग तर्क कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि हम दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में मतलब प्रचारित कर रहे हैं, लोग जाने कि दिल्ली सरकार कितना बेहतर काम कर रही है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है तो दिल्ली के लोग जाने, उससे जो है पंजाब के लोग जान के क्या करेंगे, वो भी आपके खर्चे पे भाई खबर से जानते हैं, किसी और माध्यम से जानते हैं तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से जाने और उसके लिए आप दिल्ली का पैसा खर्च करें, ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे विज्ञापनों को डीआईपी ने आगे प्रसारित किसके आदेश पे किया। जांच में जो मामला सामने आएगा, क्योंकि क्या किसी इस तरह के विज्ञापनों पे डीआईपी के किसी अफसर ने कहा साहब कि विज्ञापन जो है बाहर कैसे दे सकते हैं, हम दिल्ली की स्कूल में कोई काम कर रहे हैं, हम पंजाब में क्यों छपवा रहे हैं विज्ञापन को।
क्या उसका वो कभी कोई नोटिंग में, कोई फाइल में किसी अधिकारी अफसर ने ऑब्जेक्शन उठाया था? नहीं उठाया था। तो अफसर, आदेश देने वाला मंत्री, जो भी इस विभाग का मुखिया होगा, संभवतः इसमें मुख्यमंत्री ही इस विभाग के इंचार्ज प्रभारी हैं, या उन डिप्टी सबकी सीएम नींद से होंगे। आएगी। जी। अच्छा, इसमें ब्रजेश जी, वैसे हम और आप लोग 2-3 दशक से हम लोगों ने भी पत्रकारिता की है सभी अखबारों में, और ये हम सब लोग जानते हैं कि विज्ञापन जो है वो मीडिया की एक मजबूरी भी है। लेकिन मैंने देखा है कि दिल्ली में, मैंने भी इतने पिछले 10 साल से मैं दिल्ली में सारा कुछ देख रहा हूँ। दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापनों का, विज्ञापन देने की जो पॉलिसी बनाई है, उसका इतने अव्वल दर्जे का दुरुपयोग किया है कि एक तरीके से वो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। उनके यहाँ पे एक बड़ी टीम बैठी हुई है, आपको पता भी होगा कि सेक्रेटरीट में एक टीम है जो रोजाना अखबारों की समीक्षा करती है, कौन हमारे खिलाफ छाप रहा है, कौन हमारे समर्थन में। ये मुझे लगता है कि ये मैंने कभी इस राज्य में नहीं सुना कि इतनी बारीकी से रोजाना का विश्लेषण हो रहा हो। आप एक खबर उनके खिलाफ छाप दें, आपका विज्ञापन बंद हो जाएगा। ये पिछले एक दशक का राजनीति में मतलब परिवर्तन आया है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी कुछ काम कर रही हैं और लोकल पार्टियां भी कर रही हैं। कुछ और स्टेट से भी शिकायत, बिहार से भी बीच में कुछ थोड़ा बहुत शिकायत थी। ये लोग माइन्यूटली मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन आदमी मेरे हिसाब से मतलब खबरें छाप रहा है, मेरी पार्टी या मेरी सरकार के मामलों में कितना वो सहयोगी है, कितना विरोधी है, आलोचना कर रहा है या समर्थन कर रहा है। उसके आधार पर जो है वो चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अखबारों का रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स सरकारी विज्ञापन होता है। जैसे ही उनको किसी अखबार में लगता है कि हमारे खिलाफ ज्यादा खबरें छप रही हैं, उनके सबसे पहले विज्ञापन ऑफ द रिकॉर्ड रोक दिए जाते हैं। मौखिक तौर पर उन्हें अखबारों को सूचित कर दिया जाता है, फला 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 तारीख को छपी हुई खबर जो थी वो ठीक नहीं थी, सरकार के खिलाफ थी। उसमें ये बात नहीं करते तथ्य में सही था या गलत था, सीधे कहते सरकार के खिलाफ थी और इसलिए आपका विज्ञापन रोक दिया गया है। कभी अधिकारियों के हवाले से, कभी प्रवक्ताओं के हवाले से उन अखबारों को सूचित कर दिया जाता है। और ऐसे में चूंकि अखबार मालिक के लिए अखबार कोई मिशन नहीं है, उनका धंधा है, वो अपना रेवेन्यू देखते हैं, वो तुरंत सरकार के सामने झुक जाते हैं और फिर अखबारों के जो स्टाफ है उनको निर्देश चला जाता है सरकार के खिलाफ कोई नहीं छापना है, उल्टे उनके फेवर में छापना है। झूठी सच्ची जो भी दिल्ली जा रही है उसको एज इट इज छापना है, आपको उसमें कोई दखल नहीं देना है। और यह दिल्ली के मामले में तो यहां तक कहा जाता है कि किसी पत्रकार ने अगर किसी सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कमेंट कर दिया तो उस संस्थान को दबाव डाला जाता है कि उस आदमी को जो है उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले में आपको पता है कि दैनिक जागरण के एक पत्रकार को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे सरकार को लेकर कुछ लिख दिया था और उसको जो है दबाव डाल करके अखबार के चैनल, अखबार के मालिकों पर उनको नौकरी से निकलवा दिया गया था। यह बहुत खराब स्थिति है मीडिया के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी और ऐसी सरकारों के लिए भी। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी बोले, कोई भी इस तरह का काम करे। जी। अच्छा, इसमें बिल्कुल एक बेबाक तरीके से एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। आप दिल्ली के सभी पत्रकारों को जानते हैं, प्रेस क्लब में भी आप रोजाना जाते आते रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस समय क्या कोई ऐसा अखबार है दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक सिंगल कॉलम खबर भी छापने की हिम्मत रखता है? जिसे हम मेन मीडिया का अखबार कहते हैं, जो मेन मीडिया के अखबार है या मेन मीडिया के चैनल है, आज की डेट में एक भी अखबार या चैनल नहीं है जो खुल करके लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत रखता हो। हिम्मत का सेंस यहाँ पर नहीं कोई डर, केवल रेवेन्यू की लालच। सब घुटने टेके हुए हैं। सबकी स्थिति ये है कि कोई ऐसी खबर ना चल जाए कि मेरा रेवेन्यू बंद हो जाए। चूंकि एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली अच्छा खासा विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहा है, तो सारे प्रमुख जो अखबार और चैनल है उनको पैसा हर महीने मतलब मोटा पैसा मिल रहा सरकार से, तो कोई नहीं इनके खिलाफ आज की डेट में कुछ बोलने या कुछ लिखने की हिम्मत कर रहा है। उल्टे इनकी तरफ से जो ब्रीफ किया जाता है एज इट इज उस झूठ सच को दिखाने की कोशिश की जाती है और दिखाया भी जा रहा है। दिल्ली के कुछ अखबार के बारे में तो मैं चर्चा भी कर रहा था पत्रकार साथियों से, उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल एकदम माउथ पीस बन गए हैं वो आम आदमी पार्टी का। कौन कौन से अखबार हैं जो एकदम से प्रवक्ता की तरह काम करते हैं? मुझे लगता है कि आज की डेट में शायद ही किसी अखबार को कहिए कि ये वाला प्रवक्ता की तरह काम नहीं करता है। आप हिंदी के जो बड़े अखबार हैं, मैं तो हिंदी के अखबारों की बात करूंगा जिनकी दिल्ली में सबसे ज्यादा पकड़ है, उसमें आपको जो है दैनिक जागरण, अमर उजाला,
नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, सबके नाम आते हैं। अंग्रेजी के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है कि अपनी एक रीढ़ है, जिसका अपना एक बड़ा रेवेन्यू है, जल्दी नहीं किसी पार्टी जुटता है, अब वो भी सरकारों के सामने सरेंडर कर देता है पूरी तरह से। कोई बहुत ही ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू हो तो भले उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिख दें, अन्यथा रूटीन में सरकार के खिलाफ लिखने की इन सब में किसी में भी हिम्मत नहीं है आज की डेट में। अच्छा, वैसे अब इसमें आपको, जैसे इसमें कहा गया है, जो आदेश हुआ है कि इसमें जो आम आदमी पार्टी की संपत्तियां हैं उनसे वसूली की जाएगी, तो इसमें मुझे लगता तो है नहीं, वसूली कैसे कर पाएंगे? ये तो 10 दिन का, मुझे लगता कि इसमें कुछ हो पाएगा। ये राजनीतिक बयान भी हो सकता है और एक तरह से कंट्रोवर्शियल बयान भी हो सकता है। अब लीगली तो देखिए, आप सीधे पार्टी को जिम्मेदार ठहराने के लिए आपको बहुत सारी पेचीदगियां हैं। अब उसमें आप जाएंगे तो कोर्ट चले जाएंगे। आप पद पे बैठे हुए हैं, आप नोटिस भेज सकते हैं, आप मुर्गी का वारंट भी जारी करा सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो हमें लगता है कि कोर्ट में जाकर के वो फंस जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि सीधे बीजेपी पार्टी का क्या भूमिका है। नीचे उससे पहले उन अधिकारियों को दोषी बनाना पड़ेगा या उन मंत्रियों को दोषी बनाना पड़ेगा जिन्होंने इस तरह के विज्ञापन जारी किए। वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर वसूली की कार्रवाई की बात आएगी और ये मामला कोर्ट में जाना है, पक्का है। आपको पता है 10 दिन के अंदर ही मामला कोर्ट में चला जाएगा, अगर आगे की कोई प्रोसीडिंग होती है तो। नहीं तो ऐसे बयानबाजी होती रहेगी, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कहेंगे केंद्र के इशारे पर एलजी काम कर रहा है, और ये कहते रहेंगे कि साहब की देखिए सब धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मनोज तिवारी का एक बयान आया है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो अकाउंट है, पार्टी का जो फंड का अकाउंट है, उसे सीज कर दिया जाए और उससे वसूली की जाए। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करने का अधिकार होगा। अगर ऐसा करती भी है सरकार, मान लीजिए कि चीजों का अवहेलना करे, तो कानूनी दांव पेच पे फंस जाएगा पूरा मामला और इसमें पार्टी को रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि पार्टी नहीं, ये सरकार का मामला है और सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें मंत्री तक तो आते हैं, लेकिन सीधे संगठन को कैसे आप जोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये विवाद बढ़ेगा अभी और विवाद चलता रहेगा, और दिल्ली में केजरीवाल सरकार का और विवाद का जो साथ है, उसकी कड़ी में एक और कड़ी आप इसे मान सकते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के या फिर एलजी के जो अधिकारों की बात है, मैंने देखा कि सारे मामले ही कोर्ट में है। वो भी जो अधिकारियों पर किसका अधिकार है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कल उसमें अपना जवाब दाखिल किया है केंद्र सरकार ने कि ये यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा है दिल्ली, इसलिए हमारे अंतर्गत आती है। अभी तो वही सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो पाया आज तक। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे पेचीदा मामले पड़े हुए हैं। निश्चय ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत हो रही होगी कि आखिर सरकार का अस्तित्व कैसे बचाएं और दिल्ली का एक जो केंद्रीय भूमिका, विशेष भूमिका राजधानी वाली, इसको कैसे बचाएं। क्योंकि सब कुछ संसद से पास कानून के तहत है, तो कोर्ट की भी अपनी सीमाएं हैं। तो कोर्ट एक हद तक जाकर के जो है राय तो दे सकता है, इन सारी चीजों को पलट नहीं सकता है। तो देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में कितना स्टैंड लेता है। आज की डेट में तो कोर्ट और केंद्र में भी विवाद चलता रहता है, इसलिए जब भी फैसला आएगा उसको उस नजरिए से भी देखा जाएगा। सही बात है आपने। तो ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और वैसे तो फिलहाल आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि अभी केजरीवाल से वसूली हो नहीं पाएगी, कोर्ट कचहरी होगी और ये मामला फिर वो लंबे पेंडिंग मामलों में जाएगा। ये मीडिया में विवाद बना रहेगा, और नो डाउट कि आम आदमी की निगाह में इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। बहुत ज्यादा नहीं भी हुई हो तो, लेकिन इसको आप नैतिक नहीं ठहरा सकते हैं, और आप नैतिकवादी एक सरकार बनते हैं और कहते हैं कि हम बहुत साफ गोई से सरकार चलाते हैं, तो उन पर ज्यादा चिपकेगा कि आपने आखिर ऐसा संसाधनों का दुरुपयोग क्यों किया है। इसलिए उनके लिए असहजता तो है ही, लेकिन अब उसमें वसूली हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो तकनीकी तौर पर कहाँ जाके मामला फंसेगा, वो देखने वाली बात होगी। जी, ये ब्रजेश जी, धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। जी जी, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।